नमस्कार। स्वागत है आपका जी के शॉर्ट पर। यह गुप्त साम्राज्य का भाग 1 है, जिसमें इस वंश के सभी शासकों के बारे में जानेंगे। और अगले भाग में गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चौथी शताब्दी में उत्तर भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। इसने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। इस वंश के शासनकाल में अनेक क्षेत्रों का विकास हुआ। इस वंश की जानकारी हमें निम्नलिखित साक्ष्य से प्राप्त होती है, जिसमें पहला है साहित्यिक साक्ष्य। इसमें पुराण, विशाखदत्त की देवी समुद्रगुप्तम, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, मेघदूत आदि है। तथा दूसरा अभिलेखीय साक्ष्य है, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त की विलसड़ अभिलेख, स्कंदगुप्त की भीतरी अभिलेख, प्रभावती गुप्त की पूना ताम्रपत्र, चंद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, उदयगिरि गुफा अभिलेख, सांची शिलालेख तथा महरौली के लौह स्तंभ अभिलेख है। इसके अतिरिक्त भूमि संबंधी दस्तावेज और सिक्के उस समय के आर्थिक दशा की जानकारी देते हैं। और तीसरा है विदेशी यात्री, जिसमें वहनसांग और फाहियान का यात्रा वृतांत से हमें प्रमुख जानकारी मिलती है। अब गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जानते हैं। पहला शासक है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने महाराज की उपाधि धारण की। प्रभावती गुप्त का पूना स्थित ताम्रपत्र में श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदिराज या आदि पुरुष माना गया है। यात्री इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया एवं इसके रख रखाव के लिए 24 गांव दान में दिए थे। जबकि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में गुप्तों के आरंभिक पूर्वजों के रूप में श्रीगुप्त और घटोत्कच का विवरण मिलता है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त कुषाणों के सामंत थे। अगला है घटोत्कच। यह श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अगला शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना। यह गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली। इनका राज्याभिषेक 319 ईस्वी में हुआ। इसलिए इस ईस्वी से गुप्त संवत की शुरुआत हुआ, जिसका उल्लेख मथुरा अभिलेख में मिलता है। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और इसने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। गुप्त वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए, जिसके एक ओर चंद्रगुप्त कुमार देवी का चित्र तथा दूसरी ओर लक्ष्मी का चित्र अंकित था। अगला शासक है समुद्रगुप्त। यह चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसका राज्याभिषेक 350 ईस्वी में हुआ। इसने पराक्रमांक और महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था। इसने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इसीलिए इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि तथा संगीतज्ञ भी था। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी गई थी। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त की विजय अभियान की जानकारी इसके दरबारी कवि हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजेता करने वाला बताया गया है। विजय अभियान को पूरा करने के बाद इसने एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया एवं अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने निम्नलिखित प्रकार के सिक्के चलवाए, जो इस प्रकार से हैं: गरुड़ प्रकार, धनुधारी प्रकार, पशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्रणन प्रकार और वीणावादक प्रकार के सिक्के चलाए। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की। समुद्रगुप्त स्वयं को लीच्छवी दोहित्री कहा है।
इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को संरक्षण दिया, जबकि समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना, लेकिन इसके राजा बनने में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। लेकिन विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त के दो पुत्र था, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त। बड़ा होने के कारण रामगुप्त पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, लेकिन वह निर्बल एवं कायर था। वह शकों द्वारा पराजित हुआ और अत्यंत अपमानजनक संधि कर अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी को शकराज को भेंट में दे दिया था। लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही वीर एवं स्वाभिमानी व्यक्ति था। वह ध्रुव देवी के वेश में शकराज के पास गया और शक राजा की हत्या कर दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और गुप्त वंश का शासक बन गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। इन्होंने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, देवगुप्त, देवराज और देवश्री आदि की उपाधियां धारण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन क्षेत्र इस प्रकार था। पूर्व में बंगाल से पश्चिम में गुजरात तक तथा उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्रसिंह या रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया और शकारी की उपाधि धारण की एवं व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे। गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रम संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान का भारत में आगमन हुआ। फाहियान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। यहां पर ध्यान दे कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था तथा ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, जो इस प्रकार है: धन्वंतरि, घाटकरपर, कालिदास, वाराह मिहिर, अमर सिंह, कक्षपनक, वररुचि, वेताल भट्ट और शंकु। यहां पर एक और चीज ध्यान देने योग्य है कि नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय तथा आगे चलकर अकबर के भी दरबार में था और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में था, जबकि अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, जबकि दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त थी। इस समय वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय और शक वंश के शासक रुद्रसिंह तृतीय था। प्रभावती गुप्त ने रुद्रसेन द्वितीय से शादी किया, जिससे रुद्रसिंह तृतीय क्रोधित होकर प्रभावती गुप्त का अपहरण कर लिया। इससे गुस्सा होकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का नाश कर दिया और शकारी की उपाधि धारण की। बाद में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाने के कारण वाकाटक राज्य पर भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने नियंत्रण स्थापित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल ब्राह्मण धर्म के लिए चरमोत्कर्ष का काल था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही किया था तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उदयगिरी गुहा लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से ही है। गुप्त वंश का अगला शासक कुमारगुप्त प्रथम हुआ। इनके पिता चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य तथा माता ध्रुव देवी थीं। कुमारगुप्त प्रथम का छोटा भाई गोविंदगुप्त था, जो बसारह या वैशाली का राज्यपाल था। कुमारगुप्त ने महेंद्रदित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र, शक्रादित्य आदि उपाधि धारण की, जबकि कुमारगुप्त को गढ़वा अभिलेख में परम भागवत कहा गया है। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्ध कहा जाता है। कुमारगुप्त की मुद्राओं पर गरुड़ की जगह मयूर की आकृति थी और इसके सिक्के पर कार्तिकेयन का अलंकरण मिला है।
कुमारगुप्त प्रथम के बारे में वृहद जानकारी हमें विल्सड़ अभिलेख और मंदसौर अभिलेख से मिलता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं, जिसकी संख्या 18 है। कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। गुप्त वंश के 2 राजाओं ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। पहला समुद्रगुप्त तथा दूसरा कुमारगुप्त प्रथम था। कुमारगुप्त ने पुष्यमित्र जाति के आक्रमणकारी को पराजित किया था। गुप्त वंश का अगला शासक स्कंदगुप्त हुआ। इसने विक्रमादित्य, क्रमादित्य, देवराय आदि की उपाधियां धारण की। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ, जिसे स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया। सर्वाधिक हूण आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ। हूण फारस की एक जाति थी, जिसकी राजधानी अफगानिस्तान का बामियान प्रदेश था। तोरमान और मिहिरकुल प्रसिद्ध हूण शासक था। मिहिरकुल बौद्ध धर्म से घृणा करता था। यह मूर्तिभंजन था। अगला पॉइंट है, स्कंदगुप्त के बारे में हमें जानकारी जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों का आक्रमण को विफल किया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील की मरम्मत का निर्देश दिया, जिसे पूर्ण करवाया था सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने, तथा स्कंदगुप्त ने ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी करवाया, जबकि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का आखिरी शक्तिशाली सम्राट था। स्कंदगुप्त के बाद योग्य शासक नहीं होने के कारण गुप्त वंश का धीरे धीरे पतन हो गया। स्कंदगुप्त के बाद निम्न शासक हुआ: पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त। भानुगुप्त के बारे में जानकारी हमें एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख में ही शती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलता है। पहली शती रामगुप्त का सेनापति की पत्नी शती हुई थी, और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो ये था गुप्त वंश के प्रमुख शासक, जिसे हम लोगों ने काफी अच्छे से देखा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।